जय हिंद एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स का सेशन है। इसमें हम आज 18 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे। आज हमने डिस्कशन के लिए 7 इंपॉर्टेंट एरिया लेके आए हैं। पहला जो टॉपिक है अपने जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उनका वहाँ पे स्टेटमेंट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। तो दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। सो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो पॉइंट्स हैं हम मेंस के लिए उसको नोट करेंगे। अभी हमने ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए भी दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है, तो देखेंगे डिटेल में कि क्या एरिया है उनका, कहाँ कहाँ उन्होंने वर्क किया है। तो ये होगा इंपॉर्टेंट जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस आने वाला है उन लोगों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसका ये नाम याद रखिए, ठीक है। एक नाम एक नाम तो कॉमन है गुलजार जी का। दूसरा नाम जो हिंदू स्क्रिप्चर और हिंदू एरियाज में रिलीजन में जो एक्सपर्टाइज है रंभाद्राचार्य जी का, तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यस, रायसेना डायलॉग स्टार्ट होने वाला है, तो इसका जो बेसिक्स है वो जानेंगे। जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वाला पेज है उस पे एंटी सैटेलाइट वेपन्स के बारे में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ये डिटेल में जानेंगे। तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया। रिमोटॉइड और थ्रीटीज एक बीमारी होती है, डिजीज होती है, बेसिक साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, ओके। और लास्ट में हम देखेंगे नियरली 50% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन्स दे आर एट द वेरी हाई लेवल, तो इसके रीजंस दिए हुए हैं। तो जीएस पेपर 2 में जब भी हम वल्नरेबल सेक्शन के अंडर में वीमेन को पढ़ते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस विल बी ऑल दैट वी विल कवर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे म्यूनिच सिक्योरिटी में जो स्टेटमेंट है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को, उसको देखते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट दिया है जो हमास, इजराइल एंड फलस्तीन का इशू है। इन्होंने डायरेक्ट क्रिटिसाइज किया है इजराइल को कि यस देयर शुड बी वेरी इजराइल शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ द सिविलियन कैजुअलिटी एंड यस देयर इज द ओनली सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन फॉर दिस लॉन्ग टर्म इशू इज द 2 स्टेट सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम इजराइल के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन रखते हैं तो हम क्रिटिकल नहीं होंगे, क्रिटिकल हुए हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखिएगा कि हम कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कभी कुछ गलत होगा तो वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, बचा के बोलते हैं, लेकिन बोलते तो हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो डेथ कैजुअलिटी है वो फलस्तीन वाले एरिया में 28,000 हो गया है, और जो डिस्प्लेस्ड है वो 2.2 मिलियन, 22 लाख डिस्प्लेसमेंट है, तो वेरी ह्यूज। देन देयर इज ऑल्सो कमेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूएस एंड रसिया के बीच में जो हम बैलेंस करते हैं वहां को लेके क्रिटिसिज्म है कि इंडिया ऑलवेज गो फॉर द मल्टीपल चॉइस माइंडसेट। हमें क्रिटिसाइज किया गया कि हम एक सिंगल माइंडसेट नहीं रखते हैं कि एक यूएस के सपोर्ट में है तो यूएस को रसिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रसिया के सपोर्ट में है तो यूएस को क्रिटिसाइज करते हैं। हम दोनों से इक्वल रिलेशन बना के रखते हैं। तो अभी हमने देखा था कि यूएस ने जब अभी यूक्रेन वॉर चल रहा था तो इम्पोज किया था लॉट ऑफ सैक्शन, तब भी इंडिया जो क्रूड ऑयल था वो रसिया से ले रहा था और इंक्रीज कर दिया था। तो यहाँ पे इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि इंडिया का कोई भरोसा नहीं है, कभी इसके साथ कभी इसके साथ, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहता है। तो यस, हियर इट इज द क्रिटिसिज्म, बट यस यू शुड रिमेंबर कि जवाब उनका काफी अच्छा की। तो ये तो अच्छी बात है ना कि हम सबके साथ एक गुड रिलेशन, so you we should be appreciated. Our external affairs minister has said, and beside that he said that we become the linchpin for the west and the rest. अगर रशिया और यूएस के साथ मेडिएशन कराना है तो इंडिया बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये प्लीज याद रखिएगा, काफी आपको यूज होगा जब आप मेंस का आंसर दिखेंगे। यहाँ पे एक जबरदस्त स्टेटमेंट है कि इंडिया इज डिस्पाइट नॉन वेस्ट बट इट इज नॉट द एंटी वेस्ट।
हम नॉन वेस्ट जरूर हैं लेकिन कभी अपोज में नहीं खड़ा रहते हैं वेस्ट के। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा स्टेटमेंट है। यू शुड रिमेंबर, यू शुड यूज ऑल दिस थिंग एंड मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ग्लोबल चैलेंज रिक्वायर कंट्री टू वर्क विद ईच अदर ऑन ए नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस। यहाँ पे हमको किसी को एकदम अलग हटा के सबके साथ इंगेजमेंट इंपॉर्टेंट है। किसी को हम आइसोलेट करके हम पॉलिसी नहीं बना सकते और ग्लोबल लेवल पे हम सस्टेन नहीं कर सकते, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला न्यूज आगे दिया हुआ है डिटेल में, वहां पे देखेंगे। तमिलनाडु में फिर से फायर क्रैकर इंडस्ट्री है, वहां पे ब्लास्ट हुआ है, 10 लोगों का डेथ हुआ है। दिस इज वेरी सैड। और ये किस जगह पे हुआ है? विरुद्धनगर। प्लीज रिमेंबर दिस, विरुद्धनगर इन द तमिलनाडु। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी सब दिया हुआ है कि कितना कंपनसेशन दिया गया है, कितना डिमांड है। यहाँ पे वायनाड में देखते हैं कि जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है पीक पे चला गया। अभी 3 लोगों का डेथ हुआ है एलिफेंट अटैक में। तो वहाँ पे लोग रास्ते पे हैं, सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं कि कुछ इसके लिए सोल्यूशन ढूंढिए। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग भी बुलाया है। हमने देखा कि राहुल गांधी ने अपना यात्रा जो उनका चल रहा था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनका जो चल रहा है, वो छोड़ के वो वहाँ पे जाके मिलने गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, यू शुड नो दैट द दिस इज द रियल इश्यू दैट वी आर फेसिंग ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। जब हम एनिमल के एरिया में एंट्री करने लगते हैं, इंक्रोच करेंगे, तो दिस इज नेचुरल। सो यस, अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा लोकेट करते हैं कि कहाँ पर है ये, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकेशन को जानना। ये है वयनाड, वयनाड ओके, ये है केरला। थोड़ा सा छोटा करके पूरे मैप में शो करता हूँ। ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे ये केरला है, इधर तमिलनाडु है, ये बॉर्डर है और यहाँ पे 3 स्टेट मीट कर रहे हैं, ऊपर से कर्नाटका है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर आप इसको देखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट रिजर्व्स हैं और नेशनल पार्क्स हैं, बांडीपुर नेशनल पार्क है, देखिए यहाँ पे कर्नाटका वाले एरिया से है। फिर नगरहोल कर्नाटका, ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ कर्नाटका, और ये कॉमन बाउंड्री। देख रहे हैं कितना चारों तरफ से फॉरेस्टेड एरिया। वेस्टर्न घाट का यही है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है और कंडीशन ऐसा है कि फॉरेस्टेड एरिया काफ़ी हाई है। और यहीं से एक और इम्पोर्टेंट एरिया है थोड़ा सा, साइलेंट वैली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पलक्कड़ के ऊपर आता है साइलेंट वैली, जो बहुत प्रिस्टाइन नेचर के लिए जाना जाता है। तो एक बार वो भी शो कर दूँ आपको। दिस इज नॉट विजिबल, या नाउ विजिबल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सो प्लीज रिमेंबर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क को हमने देखा। और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर, मुद्दुमलाई तमिलनाडु में आ गया, बांदीपुर कर्नाटका में, नगरहोल कर्नाटका में। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स। थोड़ा सा आप बार बार देखेंगे तो बिना याद किए ही याद होने लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रायसेना डायलॉग को लेके है। तो आपको ये जानना चाहिए कि किसके लीडरशिप में ये होता है? इंडिया के लीडरशिप में होता है, तो और इम्पोर्टेंट बन जाता है। और सिर्फ इंडिया में के ही लीडरशिप में नहीं है, इंडिया का जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उसका कोलैबोरेशन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो मिल के कराते हैं। तो अभी ये इसका जो टाइमिंग है कोलैप्स कर रहा है। जो G20 फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग है जो इस बार ब्राजील में, लास्ट ईयर इंडिया में हुआ था, हमने पूरा देखा था, इसी पे पूरा ये न्यूज चला था। नाउ इट इज इन द ब्राजील। और इंडिया के पहले कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। तो प्लीज रिमेंबर, तो इनका डेट हमारा मैच कर रहा है। तो यस, यू शुड नो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, इनसैट 3D का टेस्ट किया और ये अब अपने ऑर्बिट में इंजेक्ट करने के लिए हमने सक्सेसफुली GSLV F-14 से किया है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसका नाम है इनसैट 3Ds एंड ये है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। तो प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। क्या ये पहला है? नहीं, ऑलरेडी हमारे पास ऑर्बिटल में है जिनका यूज कर रहे हैं। सैट 3D एंड इनसैट 3DR ऑलरेडी है। तो इनको याद रखिएगा कि अगर आए तो ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, वो जो ऑब्जर्वेशन करेंगे एंड दे आर डिजाइन फॉर द इनहेंस मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग लैंड ओशन सरफेस फॉर द वेदर फॉरकास्टिंग एंड द डिजास्टर वार्निंग।
तो यहाँ से जब भी ये नोट करते रहेंगे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, साइक्लोन क्या क्या है, वो सबको इसका डेटा देते रहेंगे उसके डिफरेंट पैरामीटर्स पे, और उसी के हिसाब से जब भी डिजास्टर का हमें फोरकास्टिंग करना होगा इसी के बेसिस पे करेंगे। ये हेल्प भी करेगा अगर कोई फिशरमैन है, अगर वो रिस्क ऑपरेशन भी करना है तो इंफॉर्मेशन जो होगा वो काफ़ी इजीली डिसमिनेट होगा। तो कहीं ना कहीं ये इसका काफ़ी यूज है डे टू डे लाइफ में। तो यू शुड रिमेंबर, यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मॉनिटर द अर्थ सरफेस, कैरी आउट ओशियन ऑब्जर्वेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट इन द वेरियस स्पेक्ट्रल चैनल ऑफ द मेट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, प्रोवाइड द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द वेरियस मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर। ये वर्टिकल क्या है? वर्टिकल प्रोफाइल होता है ना कि डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो डिफरेंट लेयर्स में क्या कंडीशन बने, कहाँ पे क्लाउड ज़्यादा है, कहाँ पे थिन है, कहाँ पे मॉइस्चर है, कहाँ पे क्या टेम्परेचर है, वेरिएशन है, कौन सा गैस वहाँ पे है, पार्टिकल है कि नहीं, ये फॉर द प्रिसिपिटेशन एंड फॉर द रेनफॉल, सब ये प्रेडिक्ट करके बताएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट। इसमें एक चीज और है कि जीएसएलवी जो हम कंटिन्यूअसली सक्सेस देख रहे हैं, जैसे पहले पीएसएलवी से करते थे, अब जीएसएलवी की ज़्यादा कैपेसिटी है, इससे हाई जो वेट के हैं उनको भी हम कर रहे हैं। पीएसएलवी का एक लिमिट है, उसके बाद नहीं जा सकते। तो पहले बहुत कंटिन्यू इस इनिशियल स्टेज में जब जीएसएलवी फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाता तो फेल हो जाता था इसका टेस्टिंग, तो उस समय इसको नॉटी बॉय कहते थे। और क्यों फेल हो जा रहा था? क्योंकि इसका जो क्रायोजेनिक इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो रसा से हमने लिया था, रसा बीच में ट्रेनिंग देने से मना कर दिया था, तो हम खुद ही सीख रहे थे बाय द रिवर्स इंजीनियरिंग। तो उस समय हम नहीं सक्सेस हो रहे थे, लेकिन हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके सीख लिया है, तो अब कंटिन्यूसली इसका सक्सेस देख रहे हैं। तो इसीलिए अब इसको डिसिप्लिन बॉय बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में हम लेंगे वायु शक्ति एक्सरसाइज चल रहा है, और कहाँ पे चल रहा है? पोखरन। पोखरन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है, जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरन में किया था, और कहाँ पे? जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, और ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये किया जा रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटी अपना शो कर रहे हैं, वहाँ पे हम बम फोड़ रहे हैं उसको रेंज में लेके। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ज्ञानपीठ न्यूज, जो ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया है गुलजार जी को एंड जगत गुरु रंभद्राचार्य इनको। तो गुलजार का क्या है कंट्रीब्यूशन? ही हैज कंट्रीब्यूशन इन लॉट ऑफ एरिया, इन द लिटरेचर, पोएट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ही इज एवरीवेयर। और ये 58th ज्ञानपीठ अवार्ड है। वाई इट इज गिवन? फॉर द कंट्रीज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। कहाँ कहाँ पे इनका है? इन्होंने साहित्य, इनको पहले साहित्य अकेडमी भी मिल चुका है, ये याद रखिएगा। फॉर द उर्दू इन द 2002 दादा साहब फाल्के जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है फिल्म इंडस्ट्री में, वो 2013 में मिला है। पद्म भूषण भी मिल चुका है, विभूषण नहीं, पद्म विभूषण उनको मिला है, यहाँ पे है पद्म विभूषण। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है जगत गुरु जी का? इनका है कि ही इज द हिंदू स्पिरिचुअल लीडर, एजुकेटर एंड राइटर ऑफ द मोर देन 240 बुक्स एंड द टेक्स्ट। तो दिस इज हिज एंड ही इज द फाउंडर एंड हेड ऑफ द तुलसी पीठ एट द चित्रकूट इन द मध्य प्रदेश। तो चित्रकूट को याद रखिएगा, दिस इज इन द मध्य प्रदेश। गुलजार का एक स्पेसिफिक बहुत इनका खुद का क्रिएट किया हुआ त्रिवेणी पोएट्री में एक जेनरे है, जिसको बोलते हैं कि नॉन मुक्फा, और ये होता है 3 लाइन्स के पोएम को कहते हैं। तो दिस इज वेरी फेमस, सो यू शुड नो ऑल दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस ज्ञानपीठ अवार्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। और यूपीपीसीएस से आने वाला है तो ये और इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पता कहीं ये क्वेश्चन पूछ ही दे। प्लीज रिमेंबर, ये बैटिंग फॉर द कश्मीर विलो है, सचिन तेंदुलकर गए हैं जहाँ पे ये बैट बनते हैं। तो व्हाट इज दिस कश्मीर विलो? इट इज ए टाइप ऑफ द ट्री दैट इज वेरी मच वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ए क्वालिटी क्रिकेट बैट्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसका डेंसिटी जो वुड होता है वो काफ़ी हाई होता है, और इसमें जो रोबस्टनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए आप जो हिट करते हैं तो काफ़ी उस पर एकदम जाता है, लंबे लंबे सिक्स। ओके, ये पिक्चर सीनिक ब्यूटी है, कहाँ का है? गुलमर्ग का है।
लेकिन ये सीनिक ब्यूटी काफी ज्यादा हुआ करती थी जब स्नोफॉल हुआ करता था। तो आजकल स्नोफॉल कम हो गया है, तो गुलमर्ग का जो था उस पीक पे नहीं जा पा रहे। ये पहले स्नो से भरे रहते थे, अब ये खाली खाली आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे स्नो से कवर्ड होता था। तो अभी इसका क्यों हो रहा है? डिफरेंट ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट है, जैसे कि अल नीनो इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज है, ऑल दिस इज रीजन। एंड ये देखिए, ये लोग पहले बिजी रहते थे, आजकल इनको जॉब में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है टूरिज्म कम होने से। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसका रियल एग्जांपल आप दे सकते हैं। वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से देखते हैं, यहाँ पे है एंटी सैटेलाइट वेपन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। इज रसा टेस्टिंग ए न्यू एंटी सैटेलाइट वेपन? तो इसका इंटेलिजेंस है यूएस के पास कि रसा इज टेस्टिंग एंटी सैटेलाइट वेपन्स एंड इट हैज द न्यूक्लियर इन द नेचर, न्यूक्लियर वेपन्स का नेचर है। तो ये क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा इनको इंटेलिजेंस मिला है। तो हमें बेसिक्स जानना है कि क्या है ये एंटी सैटेलाइट वेपन। एंटी सैटेलाइट वेपन आर डिजाइन टू debilitate or destroy satellite that are already in the orbit or the operational। जैसे अर्थ है, डिफरेंट कंट्री जो सैटेलाइट छोड़ते हैं उससे काफ़ी यूज होता है, जैसे कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन है या ऑब्जर्वेशन। अभी हमने पढ़ा कि ओशियन में रिस्क ऑपरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, बैंकिंग सिस्टम में जो आप एटीएम चलाते हैं सैटेलाइट का यूज होता है। तो लॉट ऑफ यूज आजकल तो मुझे लगता है मैक्सिमम चीज़ का इंटरनेट से यूज हो रहा है। इंटरनेट भी सैटेलाइट सिस्टम पे ही बेस्ड है। अगर वो ऑप्टिकल फाइबर छोड़ दें तो कहीं ना कहीं सैटेलाइट वाली का यूज काफ़ी ज़्यादा है, डिफेंस में भी यूज है। तो ऐसे में अगर अब वार होगा, अगर आपके सारे सैटेलाइट को कोई डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या होगा? आपकी कंट्री ऐसे ही निगेटिविटी में आ जाएगी, बैकफुट पे आ जाएगी ना। तो ऐसे वेपन ये लोग बना रहे हैं जिससे कि सैटेलाइट जो एनिमी कंट्री का है चुन चुन के डिस्ट्रॉय करेगा। तो यही है एंटी सैटेलाइट की तोड़ फोड़, आपका सारा सैटेलाइट उस देश का वो। तो रशिया वेपनाइज कर रहा है। तो ये जो एंटी सैटेलाइट वेपन होता है वो कोई भी हो सकता है, न्यूक्लियर, नॉन न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्या हो जाएगा? अगर न्यूक्लियर हुआ तो उसको तो और प्रोहिबिटेशन है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन ही बैन है स्पेस में। ये किसके थ्रू बैन है? आउटर स्पेस ट्रीटी। तो क्या हो गया न्यूक्लियर? और सभी बम जो है, नॉर्मल आप पटाखे फोड़ते हैं वो भी एक तरीके से छोटा बम है। अभी आपने देखा फायर क्रैकर में ब्लास्ट हुआ, वो पटाखे की ही थी। पटाखा जब एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है तो 100 द डेथ, वहां पे 4 बिल्डिंग गायब हो गया। ठीक है ना? तो ऐसे बॉम्ब, अगर न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होगा? जब भी हम दो जो पार्टिकल होते हैं अगर उनको अटैच कराएं, दो एटम अगर अटैच करते हैं तो इसमें से एनर्जी निकलती है, बहुत हाई अमाउंट में होती है। एक तो ये जल्दी होते नहीं, अगर हो गए तो एनर्जी काफ़ी हाई अमाउंट में होगा, और उनका नेचर चेंज हो जाता है। जो पार्टिकल है, अगर वो हीलियम है, हाइड्रोजन है तो हीलियम में बदल जाएगा। ऐसे जो बड़े एटम है उनको तोड़ने पे दो पार्ट में होते हैं, वहां से भी एनर्जी होती है। तो जो तोड़ने वाला है उसको फ्यूजन कहते हैं, जो जोड़ के बनाते हैं फ्यूजन कहते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का यूज हो तो उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। तो अगर न्यूक्लियर वेपन को आप स्पेस में जाके रख ही नहीं सकते, आप सैटेलाइट में न्यूक्लियर वेपन को रखा है, अब जब भी अटैक करना है, ऐसे तो जमीन से हो तो थोड़ा सा ट्रेस हो जाएगा, किधर से वेपन आ रहा है, उसको बीच में ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन अगर स्काई से आ रहा हो तो ये तो लीथल हो जाएगा, तो इसीलिए ये तो मना ही है। तो इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर सेटेलाइट नहीं मना है, कि अगर उसका इंजन में जिससे वो कंटिन्यूअसली उसकी बैटरी चार्ज हो रही है या उसका अलग तरीके से यूज है न्यूक्लियर एनर्जी का या पावर का, तो मना नहीं है। लेकिन वेपन का यूज होगा तब मना है। तो इन्होंने कहा कि वेपन नहीं, वो तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं सिर्फ सस्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि ऐसी बात नहीं है कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन को स्पेस में करा नहीं है। यूएस ने 1962 1962 में ही स्टार फिश प्राइम एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें थर्मोन्यूक्लियर बम को टेस्ट किया था 400 किलोमीटर एबव, और उसका काफी इम्पैक्ट आया था और जमीन तक पे भी इम्पैक्ट आया था। ठीक है ना? और यहाँ पे उन्होंने कहा था इससे एक इम्पैक्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, इसमें आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन, और इससे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं जमीन तक पे उनका इम्पैक्ट हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, और भी उन्होंने दिया है कि थोर टेस्ट किया था और रसा ने भी किया हुआ है। तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स है उसका काफ़ी इम्पैक्ट है,
और उसका इम्पैक्ट जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उस पर भी आता है। और इसके कारण अगर न्यूक्लियर वेपन का आप टेस्ट भी करते हैं स्पेस में तो सैटेलाइट्स का पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आयनाइजेशन के कारण। तो इतना आप जानिए। फिर एक चीज और होता है, केसलर इम्पैक्ट का इफेक्ट का बात करते हैं। केसलर इफेक्ट क्या है? जैसे सैटेलाइट पे सैटेलाइट हम छोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट का लाइफ है उसकी बैटरी चली गई तो जमीन पे आ जाता है, उसी में घूमता रहता है, आगे पीछे उसका ऑर्बिटल बढ़ेगा घटेगा, फिर लेकिन वो रहेगा वहीं पे, घूमता रहेगा। तो क्या है, ये ऐसा कंडीशन हो जाता है जैसे कि आप इमेजिन कीजिए सड़क है, ठीक है, एक सड़क है और इस पे बहुत से गाड़ियां चल रही हैं और गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कभी घट ही नहीं रही। होता है ना, नॉर्मल हमारी एक गाड़ी होती है तो हम हटा के उसको कबाड़ी में बेच देते हैं, नया खरीद के लाते हैं। लेकिन यहाँ पे रोड पे ही गाड़ियां गाड़ियां हमेशा चल रही हैं, जो भी एंट्री होगी ये चलती ही रहेगी, ठीक है। अब ये होगा कि ये एक समय आएगा कि इतना होगा कि जगह ही नहीं बचेगा एक दूसरे को पास करने के लिए, और उस कंडीशन में अगर ये इससे टकराया तो टकराने के बाद ये सैकड़ों टुकड़ों में जाएगा, कम से कम 10 टुकड़ों में तो जाएगा, ये भी होगा। अब ये 10 टुकड़े में हो गया तो और बढ़ा दिया तो और ज्यादा टकराने की संभावना बढ़ाएगा। तो ये टकराया इससे, फिर इसके टुकड़े आके इस पे टकराए, फिर ये टूटा 100 में, फिर ये इससे टकराया। ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि ये सब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसा ही स्पेस में होने वाला है। सारे सैटेलाइट जो अभी डिसफंक्शनल है, अगर उनको हटाया नहीं जाए, उसको स्पेस डेब्रीज कहते हैं। जो ये मानिए ये सैटेलाइट है, इसका यूज नहीं है फिर भी घूम रहा है चारों तरफ, तो इसको क्या कहेंगे? डेब्रीज, स्पेस डेब्रीज। तो केसलर इफेक्ट इसे कहते हैं। केसलर इफेक्ट के अंडर में यही होता है कि एक कोलिजन अगर हो गया ना, और वो अगर कंटिन्यूअसली ब्रेक होकर औरों में लड़ता गया और डेंसिटी बढ़ गई, तो सारे के सारे वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। ये एक डिजीज है। कैसा डिजीज है ये? ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून क्या होता है? जैसे हर एक इंसान होता है, उसके शरीर में, या इंसान या कोई भी स्पीसीज है, एनिमल है, प्लांट है, उनमें एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम का मतलब बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो वो उससे फाइट करता है, उसको मार के भगा देता है। जैसे हमारी आर्मी है, बॉर्डर पे फाइट कर रही है, अगर बाहर से कोई भी टेररिस्ट आया या कुछ भी इंट्रोजन हुआ तो हम लोग आर्मी मार के भगा देती है। वो एक तरीके के कंट्री के इम्यून सिस्टम है, ऐसे है वो है। लेकिन कभी कभी एक ऐसी बीमारी हो जाती है, उसका अभी तक ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उसमें क्या होता है, वो जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही अंदर के हेल्दी सेल को मारने लगता है। जैसे हेल्दी सेल होता है ना शरीर के अंदर की, जो जैसे ब्लड बनते हैं या डिफरेंट सेल्स बनते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, वो हेल्दी सेल के कारण होता है। तो उस हेल्दी सेल को मारिए तो डिफरेंट तरीके की बीमारियां होने लगती हैं। जैसे कि हमने देखा है कि अगर ये नेशनल लेवल पे हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि अगर आर्मी अपने ही लोगों को मारने लगे तो क्या कहेंगे? सिविल वॉर टाइप का हो जाएगा ना, एक अजीब तरीके का फंक्शन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही होता है इम्यून, ऑटो इम्यून डिजीज। और ये जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है ये ऑटो इम्यून डिजीज है, एक तरीके का क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज का मतलब जो लंबे टाइम के लिए हो, एक बार हो तो 10 साल 15 साल दवा आपको खाना पड़ेगा। जैसे डायबिटीज होती है ना, डायबिटीज एक तरीके का क्रोनिक डिजीज है। ओके, तो एक तो ये है। और इस रिमेटॉइड आर्थराइटिस में मोस्टली अफेक्ट द ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स जो होते हैं ना, वहां पे इसका इम्पैक्ट होता है। जैसे पैर का ज्वाइंट्स होगा घुटने पे, ओके, तो उसको इम्पैक्ट करता है। एंड अलाउइंग द इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द बॉडी। यस, यहाँ पे बोलते हैं कि ए पेटेंट एक्सपीरियंस पेन, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, लॉस ऑफ फंक्शन, मोबिलिटी एज ए रिजल्ट ऑफ स्टीफनेस। तो ये है, इसमें फटीग आने लगेगा, ओकेजनल फीवर होगा और लॉस ऑफ, भूख मर जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। तो प्लीज नो दिस। और इसका है, इसका इट हैज द, इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर अर्ली स्टेज पे स्टार्ट हो तो वो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि यस, ट्रीटमेंट इज देयर एंड इट नीड लॉन्ग टर्म कोर्स फॉर द दिस टू डील विद दिस डिजीज। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड को ही लेके है। अगेन सेम चीज को उन्होंने कल परसों लगातार एक्सप्लेन किया है, तो आज हम उसने डिटेल में नहीं जाएंगे। बस यहाँ पे देखिए कि इन्होंने जो एक्ट चेंज किया था बाय टू ब्रिंग दिस स्कीम, जैसे यहाँ पे बताया कि सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को करा था। ठीक है, सब में यही बोला है कि ये जो 20,000 से ऊपर के अगर है जो डोनेशन मिला है, अगर बॉन्ड के थ्रू मिला है, तो वो बताने की जरूरत नहीं, हर जगह यही है। तो यहाँ पे भी इनकम टैक्स एक्ट को बदला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदला, कंपनीज एक्ट को बदला है, सब जगह यही कहा है कि अगर डोनेशन से आपको मिल रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपना लॉस और प्रॉफिट में भी इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक करा। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहाँ का है, मतलब कि आप ऐसे थोड़ी वो टोटली जो ऑब्सक्योर कर देंगे कि बताएंगे ही नहीं डोनेशन कहाँ से होगा। इसी बेसिस पे इन्होंने स्टक किया है। और यहाँ पे एक काफी आर्गुमेंट जो सरकार ने दिया था, सरकार के जो लॉयर थे उन्होंने बोला था कि दिस काफी इस कहाँ पे दिया हुआ है आर्गुमेंट की, यस, कि जो आम जनता का इसमें दिया हुआ है कि जो आम जनता का जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो जुडिशरी के थ्रू इवॉल्व हुआ है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आप मांग रहे इंफॉर्मेशन वो आम जनता का कोई राय नहीं, वो अधिकार नहीं है, यहाँ पे बोला है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट ये कहता है कि जब आप किसी राइट्स को जा रहे हैं एब्रीज करने कॉमन मैन के, तो वहां आप अल्टरनेट ढूंढेंगे कि बिना राइट को एब्रीज किए, बिना उसको वायलेट किए, क्या आप जो ऑब्जेक्टिव पहुंचना चाहते हैं वो उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। जैसे जरूरी है कि आप डोनर को नाम नहीं बता के ही करें, कोई और भी तरीका हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं कि ब्लैक मनी से लड़ने का। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि अल्टरनेटिव था, वहां पे आप कह देते कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कीजिए, तो भी तो पैसा पता चलता बैंक को कि किसने कितने पैसे दिए हैं। डोनेशन टू द इलेक्टोरल ट्रस्ट आप करवा देते हैं, एक ट्रस्ट बनवाते, ट्रस्ट को जाके पैसा देता वो, और वो जाके दे देता, ठीक है ना। लेकिन आप डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को ही कैसे पैसा दिला रहे हैं और नाम भी नहीं बता रहे हैं। दिस इज नॉट एज पर आवर 19 आर्टिकल 19A एंड आर्टिकल 14, सो बोथ आर गेटिंग वायलेटेड। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यस, यहाँ पे है एक इंपॉर्टेंट न्यूज। नियरली 50% ऑफ द प्रेगनेंसी इन इंडिया आर द हाई रिस्क। तो ये इंडिया का जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसका रीजन देखिए कि किस ज्योग्राफिकल रीजन में है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और तेलंगाना एक थोड़ा सा ऑड आउट हो रहा है, क्योंकि साउथर्न स्टेट मैक्सिमम उनका एजुकेशनल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, लेकिन तेलंगाना का यहाँ पे हो रहा है, तो प्लीज ये वाला याद रखिएगा। फिर ये अच्छा रिजल्ट किधर है, लो रिस्क किधर है, सिक्किम, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। यहाँ पे भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ थोड़ा सा ऑड है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, बैकवर्डनेस है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ है, तो इसलिए ये इस पे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है। यहाँ पे देखिएगा इन्होंने जो स्टडी में पाया 12,000 प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया हैज फाउंड द प्रिवेलेंस ऑफ द हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी टू बी ड्यूरिंग द 49% है वो। तो क्या है, इन्होंने यहाँ पे दिखा है कि जो वुमेन अनएजुकेटेड हैं या लेस एजुकेटेड हैं, इकोनॉमिकली पुअर हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वल्नरेबल है, तो वहाँ पे जो रिस्क है वो काफ़ी हाई है। नॉर्मल सी बात है, जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ से हॉस्पिटल में या कोई अच्छा सा जो होता है सर्विसेज कहाँ से प्रोवाइड करेगा, तो ऐसे में रिस्क बढ़ ही जाएगा। सबसे ज़्यादा रीजन है जो हाई प्रेगनेंसी रिस्क का, वो है शॉर्ट बर्थ स्पेसिंग। शॉर्ट बर्थ स्पेसिंग का है कि जैसे एक बच्चा अभी जन्म लिया, उसके काफी कम अंतराल पे ही दूसरा बच्चा जन्म ले ले, तो ये जो अंतराल जितना कम होगा रिस्क उतना ही हाई होगा। इसीलिए कहा जाता है कि स्पेसिंग होनी चाहिए कि कम से कम 4 साल 5 साल का स्पेसिंग कीजिए, स्पेस दीजिए बिटवीन द टू चाइल्ड बर्थ, तो वहाँ पे वीमेन का जो है वो रिस्क लो हो जाता है।
उसके सिवा मिसकैरिएज, एबॉर्शन और द स्टील बॉर्थिस कंडीशन में भी रिस्क ज़्यादा होता है। फिर इन्होंने कहा कि वुमेन हुज मोस्ट रिसेंट डिलीवरी वाज सीजेरियन सेक्शन, उनके लिए भी रिस्क ज़्यादा है। फिर इन्होंने कहा कि जिनके 5 से ज़्यादा बच्चे हैं उस समय रिस्क बढ़ते ही जाता है। तो दिस आर ऑल द थिंग दैट हैज़ बीन मेंशन हियर। उसके बाद बोला है कि लाइफ स्टाइल फैक्टर भी है, जैसे कि जो टोबैको एंड अल्कोहल कंजप्शन के कारण भी रिस्क हाई है। तो दिस इज ऑल अबाउट यू शुड नो। तो हियर वी हैव कवर मोस्ट ऑफ द रेलिवेंट न्यूज़ फॉर द टुडे। यहाँ हम अपना जो सेशन है उसको समाप्त करते हैं। आप लोगों को एक बार फिर धन्यवाद ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।